दोस्तों, माना जाता है कि आज से करीब 4 बिलियन साल पहले पड़ोसी ग्रह मार्स बड़े बड़े महासागरों का घर हुआ करता था। यहाँ पर लंबी नदियां बहा करती थी और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आर्टिफिशियल नहरें मार्स के बड़े बड़े शहरों तक पानी पहुंचाया करती थी। लेकिन अगर ऐसा ही था तो आज मार्स पर एक बंजर जमीन के अलावा और कुछ देखने को हमें क्यों नहीं मिलता? आखिर कहाँ गया मार्स का सारा पानी? और क्या ऐसा ही कुछ भविष्य में धरती के साथ भी होने वाला है? दोस्तों, आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि मंगल ग्रह के बारे में बहुत डीप नॉलेज मैंने इस वीडियो में दी है, काफी मेहनत करके बनाया है। इतिहास की बात करें तो सदियों से ही लोगों ने मार्स को धरती से ही मिलते जुलते एक ग्रह के रूप में देखा है। यहाँ तक कि इसे धरती के ही जुड़वे ग्रह का दर्जा दिया गया है। टेलीस्कोप से मार्स की ओर निहारते हुए पुराने एस्ट्रोनॉमर्स को ये लग रहा था कि मार्स बड़े बड़े महासागरों और नदियों का घर है और यहाँ पर किसी बुद्धिमान सिविलाइजेशन का अस्तित्व भी है जो मार्स पर मौजूद इन रिसोर्सेज का प्रयोग करके फल फूल रही है। साल 1877 में आए मार्स के एक फेमस मैप में जियोवानी शियापर्ले, जो उस समय के एक खगोलविद थे, उन्होंने कुछ फीचर्स को कैनाल का नाम दिया। आपको बता दें कि कैनाली का मतलब नदियों और नहरों से था। परसिवल लोवेल, जो उस समय के एक और खगोलविद थे, उन्होंने इस शब्द को कुछ सीरियसली ही ले लिया। मैप में दिख रहे कुछ विचित्र निशानों को देखकर उन्हें यह लगने लगा कि ये निशान मार्स पर मौजूद नहरें हो सकती है जो मार्स पर रह रही बुद्धिमान सभ्यता ने बनाई होगी। उस समय के लोगों और खगोलविदों का यही मानना था कि मार्स धरती की ही तरह समुद्रों से भरा पड़ा है। लेकिन बाद में मंगल ग्रह पर भेजे गए सैटेलाइट और रोवर से जो तस्वीरें प्राप्त हुई उसने सबको हैरान कर दिया। रेगिस्तान की भांति एक बंजर सी जमीन मार्स पर देखने को मिली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मार्स एक ठंडे और बंजर धरती से बिल्कुल ही उलट एक मरे हुए ग्रह की तरह था। मार्स पर पानी का ना होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। क्या भविष्य में मार्स पर कॉलोनी बसाने के लिए हमें धरती से ही सारा पानी वहां पर ले जाना पड़ेगा? और क्या धरती का पानी मार्स पर बनाए गए बेस और कॉलोनीज को सस्टेन भी कर पाएगा? उस समय मार्स पर सिटीज और कॉलोनीज बसाने के सपने अचानक से नामुमकिन से लगने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम मार्स को और गहराई से स्टडी करने लगे तो कुछ ऐसे राज और रहस्य हमारे सामने आए जिन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऑर्बिटर्स से ली गई मार्स के सतह की इमेजेस में ऐसे फीचर्स देखने को मिले जिनकी रचना बहते हुए पानी की धाराओं से ही हो सकती है। दोस्तों, डेल्टाज, ओशंस, आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स और लगभग 40,000 रिवर वैलीज, क्या ये सारे फीचर पानी के कारण ही मंगल ग्रह पर बने या इसके पीछे कोई और रीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता? और अगर मार्स पर पानी मौजूद ही था तो वह कहाँ गया और क्यों? जैसे जैसे मार्स पर और ऑर्बिटर्स और रोवर भेजे गए तो यह आशंका बढ़ने लगी कि मंगल की जमीन पानी के कारण ही ऐसी बनी हुई है। लेकिन फिर साल 2012 में सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए क्यूरियोसिटी रोवर ने यह साबित कर दिया कि मार्स की जमीन पर एक समय में पानी बहा करता था। अपने लैंडिंग की जगह, जो कि गेल क्रेटर थी, उसको एक्सप्लोर करते समय इस रोवर ने ऐसी इमेजेस खींची जिसमें साफ साफ गोलाकार पत्थरों को देखा जा सकता है। उन पत्थरों की बनावट कुछ इस प्रकार थी जो ये साबित कर रहा था कि पानी इन पत्थरों को चीरते हुए कभी न कभी तो गुजरा ही होगा। और ऐसा लग रहा है कि इतिहास में मंगल पर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था। मंगल के पुराने पत्थरों और क्ले से मिले जियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि मंगल पर इतना सारा पानी हुआ करता था जो इस ग्रह को 1 मील गहरे महासागरों से लबालब कर दे। शुरुआती सोलर सिस्टम में यकीनन धरती और मार्स एक जैसे ही रहे होंगे, तो फिर आखिरकार कैसे मार्स एक फलते फूलते ग्रह से एक बंजर जमीन में तब्दील हो गया? क्या मार्स का सारा पानी चला गया या फिर कुछ रहा भी, और अगर पानी रहा तो वो कहाँ है? ये सवाल इतना अहम था कि नासा ने 1990 और 2000 के दशक में अपना पूरा का पूरा फोकस मंगल की सतह पर पानी को खोजने में लगा दिया। वैज्ञानिकों को पहले ही ये संकेत मिल चुके थे कि मंगल एक पूरा का पूरा बंजर जमीन तो नहीं हो सकता। साल 1976 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ने यह कंफर्म कर दिया कि मंगल के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद है। बाद में हुए एक्सपेरिमेंट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि पानी मंगल की मिट्टी से केमिकली बॉन्ड हो सकता है। बाद में जैसे जैसे ऑर्बिटर्स और रोवर मार्स को और एक्सप्लोर करते गए वैसे ही इस बात के और एविडेंस मिलने लगे कि मार्स के क्ले और मिनरल्स में पानी कैद है। अगर पानी इस तरह से धरती के क्ले और मिनरल्स में कैद होता तो वह पानी समय समय पर वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज से रिलीज होता रहता। लेकिन मार्स पर ऐसी कोई एक्टिविटीज होती ही नहीं है, जिसके कारण पानी सतह के मिट्टी और मिनरल्स में कई बिलियन सालों के लिए कैद होकर रह गया। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मंगल के रॉक्स में मौजूद पानी भविष्य में हम इंसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है।
अगर भविष्य में हम इंसान मार्स पर पहुंच भी जाते हैं और पानी इकट्ठा करने की कोशिश करते भी है तो लिटरली हमें पत्थरों को पिघलाकर पानी निकालना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी एनर्जी खपत होगी और पानी बहुत कम क्वांटिटी में निकलेगा। हालांकि साल 2003 में यह घोषणा की गई कि मार्स ओडेसे ऑर्बिटर ने मार्स पर एक बहुत बड़ी मात्रा में वाटर आइस की खोज की है। हम पहले से ही जानते हैं कि मंगल पर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के आइस कैप्स मौजूद है और अब फ्रोजन वाटर के आइस कैप्स भी मौजूद होने के सबूत हमें मिलने लगे थे। बाद में साल 2008 में हिरिस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स पर फ्रोजन वाटर के आइस कैप होने की संभावनाओं को सही साबित कर दिया। हिरिस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के नॉर्थ पोलर रीजन से ये इमेज भेजी। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं वह धूल के नीचे ढका आइस है। बर्फ को ढके धूल की परत इतनी पतली थी कि खुद प्रोब इसके अंदर खोदकर आइस को निकाल सकता था। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में आगे हुई रिसर्च के बेसिस पर वैज्ञानिकों ने यह सजेस्ट किया कि मार्स पर 1.2 मिलियन क्यूबिक मील आइस यानी बर्फ हो सकता है। ये सच में ये एक बहुत बड़ी खोज थी और मंगल पर फ्यूचर में कॉलोनीज और शहर बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये और भी अच्छी खबर थी। अगर भविष्य में हम इंसान मार्स पर कॉलोनीज बनाकर रहते हैं तो हम इस फ्रोजन आइस को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पानी का उपयोग कर सकते हैं खाने पीने और रोजमर्रा के जीवन में सर्वाइव करने के लिए। यहाँ तक कि हम मार्स पर ही रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं, धरती से ही सब कुछ ले जाने की बजाय। इस खबर के बाद एक बार फिर से मार्स पर कॉलोनीज बनाने के सपनों में जान आ गई। लोग ये समझ चुके थे कि ये फ्रोजन आइस भविष्य में हमारे लिए कितना जरूरी साबित हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मार्स पर मौजूद इस फ्रोजन आइस से जुड़ी तमाम डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं और वहां पर सबसे अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पर एस्ट्रोनॉट को उतारा जा सकता है। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की टीम द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस मैप में हल्के कलर्स उस बर्फ को दिखा रहे हैं जो सतह के पास मिले हैं, वहीं वार्मर कलर्स मार्स के उस जगह को दिखा रहे हैं जिसके अंदर बर्फ जमा हो सकते हैं। मंगल की सतह पर आउटलाइन की गई इस जगह सबसे अच्छा प्लेस साबित हो सकता है जहां पर भविष्य में एस्ट्रोनॉट को लैंड कराया जाए। आउटलाइन की गई ये जगह खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर फ्रोजन आइस मौजूद है, साथ ही ये जगह मार्स के पोलर रीजन के कठोर वातावरण से भी दूर है। तो फिलहाल आप जिस मैप को देख रहे हैं वहाँ पर भविष्य में शायद एस्ट्रोनॉट अपने कदमों को पहली बार मार्स पर रखे। खैर, इसके अलावा मंगल के एक और साइड से ली गई तस्वीरें और ज्यादा दिलचस्प है। मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर द्वारा लिए गए इन इमेजेस में दिख रहे एस्ट्रेक्स आखिर मार्स पर कहां से आए और क्यों समय के साथ इनमें बदलाव आता रहता है। क्या ये प्रूफ हो सकता है इस बात का कि अभी भी पानी मार्स की सतह पर बह रहा है? वेल दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना बहुत हद तक नामुमकिन है। बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के साथ मंगल बहुत ठंडा भी है, तो पानी के तरल अवस्था में होने के आसार लगभग असंभव है। इमेजेस में दिख रहे एस्ट्रेक्स कैसे आए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हो सकता है कि इमेजेस में दिख रहे ये मार्क्स पानी की जगह रेत के कारण बने हो। हालांकि दोस्तों, ये तो बात रही मंगल पर बचे बर्फ की। आखिर क्या हुआ मार्स पर मौजूद विशालकाय महासागरों और नदियों का? मंगल की सतह आज भी इतिहास में मौजूद उन महासागरों का प्रमाण देती है, तो ये गायब कैसे हो गए? वेल दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मंगल के आसमान की ओर रुख करना पड़ेगा। मंगल की सतह पर रिसर्च करने के साथ साथ इंसान इसके एटमॉस्फेयर में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और यहाँ पर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये बता सकते हैं कि इतिहास में मार्स पर मौजूद विशालकाय महासागर और नदियां क्यों, कहां और कैसे गायब हो गई। इतिहास में एक समय में मंगल पर जरूर ही पानी तरल अवस्था में रहा होगा और उस समय मंगल का एटमॉस्फेयर आज के मुकाबले ज्यादा घना और गर्म भी होगा माना जाता है, क्योंकि मंगल का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है और वातावरण में ओजोन लेयर की कमी है। इसी कारण शुरुआती समय में ही मार्स का एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन के कारण धीरे धीरे करके खत्म होता गया। एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर तबाह होते गए, जिसके कारण मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेहद कम हो गया और मंगल के सतह पर मौजूद सारे महासागरों और नदियों का पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ता चला गया। अब यहाँ पर धरती पर भाप बना पानी धरती के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जहाँ पर वो ठंडा होकर बादल का रूप ले लेता है और बाद में उससे बारिश होती है। लेकिन ऐसा प्रोसेस मंगल पर नहीं होता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर उड़कर अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में चला जाता है। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर से हुई नई खोजों से ये पता चलता है कि धूल के तूफान और सूर्य से मार्स की दूरी वाटर लॉस की प्रक्रिया को और तेज कर देती है। तो पिछले अरबों सालों से मार्स से पानी अंतरिक्ष में लीक हो रहा था। समय के साथ मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होता चला गया और इसका सतह ठंडा
जो पानी सतह पर बचा रह गया वह जम गया और धीरे धीरे सतह पर मौजूद वह बर्फ भी मार्स की सतह पर कैद हो गया। कितना प्रतिशत पानी अभी भी मार्स की सतह पर बचा हुआ है ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि मंगल पर कुछ प्रतिशत पानी अभी भी बचा है। देखने वाली बात तो ये होगी कि वह पानी कहाँ, कितना और किस रूप में है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत